नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि भारत में कई सालों से हजारों मामले फेफड़ों से संबंधित बीमारी निमोनिया के सामने आने लगे हैं। बच्चे हो या वयस्क, इन दोनों में ही ये बीमारी अब बेहद गंभीर होती जा रही है और मृत्यु के मामले भी बहुत तेजी से इस बीमारी से संबंधित लोगों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज संजीवनी के अपने इस भाग में हम इस बीमारी को और भी करीब से समझेंगे, इसके कारण, इसके लक्षणों को भी जानेंगे और खास तौर पर जानेंगे कि आयुर्वेद में निमोनिया का इलाज किस प्रकार से किया जाता है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ वरिष्ठ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन कंसल जी है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं फेफड़ों से संबंधित बीमारी निमोनिया के बारे में, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि निमोनिया की बीमारी क्या है, इसे हम समझना चाहेंगे और आयुर्वेद में इसका किस प्रकार से वर्णन किया गया है। देखिए, निमोनिया जो है फेफड़े की बीमारी होती है। फेफड़े की बीमारियां बहुत सारी होती हैं, जैसे निमोनिया है, राजक्षमा टीबी है और इस्नोफीलिया है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन जो फैटल बीमारियों में जिनकी गिनती की जाती है, निमोनिया इज़ वन ऑफ देम। निमोनिया उनमें से एक है। ये फेफड़े की बीमारी होती है और कभी कभी एक फेफड़े को इफ़ेक्ट करती है, कभी कभी दोनों फेफड़ों को भी इफ़ेक्ट करती है। इस बीमारी के अंदर कभी कभी फेफड़े का थोड़ा सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, कभी कभी पूरा पार्ट, क्योंकि एक तरफ 3 लोब होते हैं, 3 खंड में होता है और एक फेफड़ा 2 खंड में होता है। तो कभी कभी पूरा की खंड जो है प्रभावित होता है। जितना हिस्सा प्रभावित होता है, एक्चुअली ये जितना भी ये लंग्स हैं, ये इनमें एयर रहती है और ये बड़े स्पॉन्जी होते हैं। जब निमोनिया होता है तो ये कठोर और सख्त हो जाते हैं, तो उनका स्पॉन्ज ख़त्म हो जाता है। तो इसका सिर्फ एक ही मेन फंक्शन है, जो हम बाहर से सांस लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन को ये ग्रहण करता है और ब्लड में भेज देता है। और ब्लड से जो दूषित हवा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो शरीर ऑक्सीजन यूज कर चुका है, वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े फिर पुनः बाहर फेंक देते हैं। जो हम बाहर सांस निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है। तो जब ये संतुलन बिगड़ जाता है किन्हीं कारणों से, तो फिर स्थिति विकट हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि संतुलन बिगड़ जाता है, तो मुख्य कारण क्या होते हैं निमोनिया के पीछे? क्यों ये संतुलन बिगड़ता है? कैसे निमोनिया की ये जो बीमारी है इसकी शुरुआत शरीर में होती है? निमोनिया की एक जो लंग्स हैं, उसकी एक यूनिट को निमोनी कहते हैं। एक यूनिट, कई लाख यूनिट्स होती हैं फेफड़े में, तो एक यूनिट को निमोनी कहते हैं। तो जब निमोनी में कोई सूजन या इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसे निमोनाइटिस या निमोनिया कहते हैं। इसके कारण, मुख्य रूप से कारण जो हैं, 2-3 कारण हैं। एक तो ये बैक्टीरिया, निमोनिया का एक बैक्टीरिया होता है जब उसका इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा, बैक्टीरिया नहीं हो तो वायरस के कारण भी होते हैं, वायरल निमोनिया कहते हैं। उसमें बैक्टीरियल निमोनिया कहते हैं, इसे वायरल निमोनिया कहते हैं। एक क्या होता है, जब पेशेंट रीनल फेलियर का या बहुत दिन तक बिस्तर में लेटा रहता है, तब भी निमोनिया, वायरल निमोनिया डेवलप कर जाता है। तो या तो किसी वायरस कारण होता है या बैक्टीरिया के कारण होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसके लक्षण किस प्रकार से देखने को मिलते हैं? क्योंकि कई बार हमें सर्दी, जुकाम, बुखार होता है और हम आसानी से आगे नहीं पता लगा पाते कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हमारी बीमारी किस ओर बढ़ रही है। तो निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं शुरुआत? निमोनिया के जो लक्षण हैं, चाहे निमोनिया या तो बच्चों में ज़्यादा मिलता है या एल्डरली पीपल में, वयस्कों में नहीं मिलता, एल्डरली पीपल में ज़्यादा मिलता है। तो इसमें लक्षणों में क्या होता है कि खांसी आती है, सूखी खांसी, कभी कभी खांसी में ब्लड भी आ जाता है। छाती में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पेशेंट बड़ा अनईजीनेस महसूस करता है। जब ज़्यादा निमोनिया लेटर स्टेज का होता है तो शरीर में साइनोसिस जिसे कहते हैं, नीलापन भी आ जाता है। तो छाती में दर्द का होना, चेस्ट पेन होना, खांसी होना, सूखी खांसी होना और फीवर, बुखार, ये होना, तो ये 4-5 लक्षण हैं। और दूसरा क्या है कि अगर मरीज को देखा जाए तो उसके जो नाक के हमारी एल्वेलाई नथुने होते हैं, वो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं। और हमारी चेस्ट वॉल जो होती है, चेस्ट वॉल, फेफड़े, वो भी जैसे धौंकनी चलती है ऐसे बार बार तेज़ी से चलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने लगती है। तो ऑक्सीजन को पूरी करने के लिए फेफड़ों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है।
जो हमारी सांस की गति 18 से 20 तक होती है, प्रति मिनट 40 तक पहुंच जाती है, क्योंकि शरीर तो ऑक्सीजन मांगता है, चाहे 20 बार में दीजिए चाहे 40 बार में दीजिए। फेफड़े कम काम कर रहे हैं तो ज़्यादा फेफड़े को काम करना पड़ता है। तो ये इसके लक्षण मुख्य हैं। खांसी होना, कभी कभी ब्लड आना, बुखार होना और छाती में दर्द होना, भूख नहीं लगना, बिल्कुल उल्टी भी हो जाती है कई बार। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बच्चों में जब आपने कहा कि बच्चों और ज़्यादातर ये मामले बड़ी उम्र के लोगों में दिखाई मिलते हैं निमोनिया के, तो क्या इनमें लक्षण में भी फ़र्क होता है? बच्चों में अलग लक्षण, बड़ों में अलग लक्षण? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों के लक्षणों में तो बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी और बच्चा बहुत रोएगा, चिड़चिड़ाएगा। एल्डरली लोगों में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बुखार और खांसी, सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा होती है बड़े लोगों में। बच्चों में चिड़चिड़ाहट होती है, बच्चा रोएगा, उल्टी कर देगा, बुखार बहुत तेज होगा। तो डॉक्टर साहब, डायग्नोसिस किस तरह से होता है जब शरीर में ये सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं? तो क्या वो शुरुआती जांचें होती हैं जिनसे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये निमोनिया ही है? देखिए, एक तो ब्लड की जांच करते हैं सामान्यतः, जो ब्लड के श्वेताणु होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि निमोनिया इन्फेक्शन होता है तो वो एकदम बढ़ जाता है, वो 10,000 तक होते हैं, 25-30 हज़ार तक पहुंच जाते हैं प्रति मिलीमीटर ऑफ ब्लड के हिसाब से। और जो श्वेताणु होते हैं, वाइट सेल्स, उसमें पॉलीमॉर्फ की संख्या बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है बहुत सारी बीमारियों के अंदर, जितने भी इन्फेक्शन सब में बढ़ जाती है। तो ये तो है जनरल की कोई इन्फेक्शन है। दूसरा क्या करते हैं, जब इस तरह की स्थिति होती है तुरंत एक्सरे एडवाइज कर देते हैं। एक्सरे करने पर फेफड़े का वो हिस्सा जिसमें निमोनिया डेवलप कर गया है सफ़ेद दिखाई देने लगता है, जो नॉर्मल शेडो होती है वो नहीं रहती। ये पुराना सिस्टम है एक्सरे करने का, अब तो अल्ट्रासाउंड भी करते हैं और लेटेस्ट तो सीटी स्कैन चेस्ट का करते हैं, वो बता देता है कि हमारा फेफड़े में कितना हिस्सा खराब है। और बलगम की जांच करेंगे, बलगम आ रहा है तो निमोनिया का बैक्टीरिया मिल सकता है। वो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से कंफर्म हो जाता है कि निमोनिया है, लक्षण प्लस ये जांच प्लस ब्लड की जांच। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, जब एक बार निमोनिया किसी को हो जाए तो किस तरह से हमारे शरीर को वो प्रभावित करता है, दूसरे अंगों को वो प्रभावित करता है, किस तरह से हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं गिरती है निमोनिया होने के बाद? देखिए, निमोनिया जब होता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम हो जाएगी तो जो बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलती पूरी। अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो ब्रेन नहीं काम करेगा, बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तो ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। और ढंग से इलाज ना हो तो अंत में जाके फिर पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन आवश्यक है प्रति मिनट उतनी ज़रूरी है, ब्रेन को भी, हार्ट को भी और सारे बॉडी को भी। डॉक्टर साहब, इसमें लापरवाही करना कितना घातक साबित हो सकता है? क्योंकि कई बार जब आप जैसे कह रहे हैं कि इसमें सूखी खांसी होती है, खाना खाने का मन नहीं, तो कई बार हम उन सिम्टम्स को नज़रअंदाज करते हैं। तो कब तक अपने आप को मॉनिटर करें और कब वो समझें कि अब हमें डॉक्टर पे जाना चाहिए? डॉक्टर जाने के लिए कि अगर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, औषध लेते हैं, औषध काम नहीं कर रही है तो तुरंत जाँच करा देते हैं। और इसमें चेस्ट पेन और सांस लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन, जांच बहुत ज़रूरी है। मतलब अर्लीस्ट कम से कम एक्सरे बहुत ज़रूरी है। एक्सरे में एकदम अंदाज पड़ जाता है ये निमोनिया है या नहीं। डॉक्टर साहब, अब आयुर्वेद की बात करते हैं, तो आयुर्वेद में निमोनिया जैसी इस गंभीर बीमारी का इलाज किस प्रकार से किया जाता है? हमारे अंदर, हमारे आयुर्वेद में जो डिस्क्राइब निमोनिया है वो ज्वर के अंतर्गत डिस्क्राइब है। फीवर, टाइप्स ऑफ फीवर ज्वर के अंदर, तो इसमें वात श्लेष्मिक ज्वर बोलते हैं, वायु और कफ का इसमें प्रकोप रहता है। कफ के द्वारा रास्ता ब्लॉक होता है, वायु के द्वारा वायु का आदान प्रदान तरीके से नहीं होता। लेकिन इसमें कुछ निमोनिया हो या कोई और बीमारी हो, अर्ली स्टेज में ही चिकित्सा करने का तुरंत और अच्छा लाभ मिलता है। हमारे यहाँ बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं, बहुत सारे परहेज इस तरह के बताए हैं। जैसे निमोनिया जो है ये सर्दियों में बहुत होता है, दिसंबर जनवरी के महीने में, तो इसमें अगर बहुत ध्यान देंगे, बहुत परहेज करेंगे तो वो स्थिति आएगी नहीं, आएगी और कुछ औषध ले लेंगे तो उससे सब कंट्रोल हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, जब कोई पेशेंट आता है और जांच में पता चल जाता है कि निमोनिया है, तो फिर किस तरह से इलाज आगे बढ़ता है? किस तरह से आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं आगे, किस तरह से स्वस्थ से बनाते हैं? 2-3 चीज़ें हैं। कुछ तो आहार है, कैसा भोजन करना चाहिए। दूसरा हमारा परिचर्या दिन की कैसी रहती है और क्या औषध लेनी चाहिए। तो आहार के अंदर क्या है, जब निमोनिया होता है
तो लिक्विड, हॉट लिक्विड्स फ़ायदा करते हैं। उष्ण पदार्थ, गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म कॉफ़ी, उष्ण चीज़ें, लिक्विड चीज़ें, उसमें हैवी मील्स नहीं लिया जाता। दूसरा, पहनना कपड़े का बहुत, सर्दी का मौसम है तो सिर्फ मफलर और कैप बहुत ज़रूरी है। आजकल तो ये एडवाइज भी करते हैं कि दिसंबर जनवरी के महीने में सर्दी बहुत होती है तो प्रातःकालीन मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहिए जब तक कि सूरज की रोशनी ना निकल आए। तो इसमें सिर की कैप, गर्म कपड़े, गर्म पानी पीने के लिए। और पुराने ज़माने में बहुत सारी लेडीज आज भी क्या करती थी, रुई के जो इनर बनते हैं उनको पहनते थे। तो कपड़ा चेस्ट को ढकने के लिए ऊनी कपड़ा बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2-3 लेयर ज़रूरी हैं। बिल्कुल बनियान की जगह ऊनी कपड़ा होना चाहिए, फिर अपना ऊपर कपड़ा होना चाहिए, फिर और ऊपर कपड़ा होना चाहिए। 3-4 लेयर का कपड़ा ज़रूरी है। तो सर्दी से बचना और सर्दी से बचाव के लिए खाना पीना हमने, और जो हमारी कुछ घरेलू चीज़ें हैं जैसे अजवाइन है, नाग केसर है, इसमें जायफल बहुत फ़ायदा करता है। जायफल को घिसकर चेस्ट पे लगाते हैं। जायफल हरड़ की तरह होता है, गुठली की तरह, उसको घिस लेते हैं, पानी में घिस लेते हैं, उसको चेस्ट पे लगाते हैं। और सितोपलादी पाउडर आता है, सितोपलादी है, शृंग भस्म है, अभ्रक भस्म है। इसमें बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा औषध करती है, एक्चुअली इसमें कस्तूरी बहुत फ़ायदा करती है। तो कस्तूरी वैसे तो मिलती नहीं है, कस्तूरी की प्रिपरेशंस मार्केट में आती हैं। व्रत कस्तूरी भैरव रस, व्रत कस्तूरी भैरव रस, इसकी डोज भी क्या है कि 100 मिलीग्राम की एडल्ट में है और बच्चों में 25 मिलीग्राम की है। तो व्रत कस्तूरी भैरव रस है, व्रत और मकरध्वज रस है, योगेंद्र रस है, ये सब फेफड़े को मजबूत करती हैं, फेफड़े को ताकत देती हैं। जब फेफड़े को ताकत देंगी तो उनका आदान प्रदान ऑक्सीजन का तरीके से होगा। और जो घरेलू चीज़ों में क्या है कि अजवाइन है और नाग केसर है, तुलसी बहुत फ़ायदा करती है। तुलसी का पत्ते को उबालकर या तुलसी का जो बीज होता है उसका पाउडर, अदरक है, अजवाइन है, तुलसी है, नाग केसर है। और यदि खांसी बहुत उठ रही है तो वासा एक पौधा होता है, उसके पत्ते का काढ़ा भी पी लेते हैं और इसकी चटनी आती है वासा अवले नाम से। और यदि कभी किसी वजह से ब्लड आ रहा है बलगम में तो एक कहरवा पिष्टी होती है, कहरवा पत्थर होता है, उसका पाउडर घिस के बनाते हैं तो उसको देते हैं। उसकी भी डोज 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम तक है, बच्चों में 50 मिलीग्राम तक डोज है। तो इसमें काढ़ा, औषधि और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और कपड़े की और गर्म सिकाई, चेस्ट की सिकाई और ऊनी कपड़ा पहनना। यदि ऑक्सीजन की लेवल कम हो रहा है, आजकल तो ऑक्सीजन नापने का आ गया है, फिंगरम लगा के देख लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई, और इस सब के बाद भी यदि किसी वैसे आराम नहीं होता है तो हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर कभी कभी उस स्टेज में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है जो एलोपैथिक डॉक्टर लिखते हैं। लेकिन शुरुआत में हम इन सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं, जो घरेलू उपाय हैं, हाँ, ये हम कर सकते हैं, इनसे कर सकते हैं, तो इनसे बहुत लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब, किन किन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए? जब एक बार निमोनिया हो जाता है तो क्या नहीं खाना चाहिए? कई बार हम नहीं समझ पाते। निमोनिया हो जाता है, होता क्या, जब निमोनिया हो जाता है तो फेफड़े बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। उसमें खट्टी और ठंडी चीज़ों का परहेज बहुत ज़रूरी है। ठंड से बचना और ठंडी चीज़ों का सेवन। आइसक्रीम आजकल लोग बहुत खाते हैं, दिसंबर में भी खा लेते हैं, तो मतलब फ्रिज का आइटम कोई नहीं, ठंडी चीज़ कोई नहीं, ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सर्दी से बहुत बचना बहुत ज़रूरी है। पूरे कपड़े पहन कर निकलें और कोशिश करें कि सुबह और रात को ना निकलें। नहाना हो तो गर्म पानी से स्नान, और पीने के लिए गर्म पानी इस समय अमृत है। दिसंबर जनवरी के महीने में जो गर्म पानी है वो अमृत के समान है। चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, छोटा हो, चाहे बड़ा हो, मेल हो, चाहे फीमेल हो, पानी उबाल के रख लें, गर्म करके रख लें, थर्मस में रख लें, उस पानी को पिए। डॉक्टर साहब, कई बार हमने ये भी सुना है कि भाप लेने से भी कई तरह के फायदे होते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, निमोनिया में भाप का कोई फ़ायदा नहीं होता। भाप का फ़ायदा उनमें होता है जिसको बलगम सांस की नली में जमा हो जाती है। अच्छा। हाँ, वो खांसी के बहुत मरीज होते हैं, अस्थमा के, सांस के बहुत मरीज होते हैं, उनमें भाप फ़ायदा करती है। निमोनिया में नहीं करती।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोविड-19 के बाद हमने देखा है कि निमोनिया के मामलों में भी कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड जिन लोगों को हुआ, उन लोगों के लिए ये बीमारी से बचना कितना महत्वपूर्ण है? कोविड के पीरियड में निमोनिया बहुत हुआ। कोविड के बाद तो निमोनिया नहीं हुआ, वो हुआ फिर हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत रहे, लेकिन ड्यूरिंग कोविड में निमोनिया बहुत हुआ क्योंकि फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया और फेफड़े कंसोलिडेट हो गए, बिल्कुल सख्त हो गए। जब काम नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो जीवन का सहारा। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो प्राणवायु, जो वायु शरीर को जीवित रखती है, जब वही नहीं मिलेगी तो क्या होगा? तो कोविड के समय में जो है फेफड़े बहुत तेज़ी से खराब हुए। तो उसमें अगर ऑक्सीजन लेवल ठीक मिल जाता, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती थी लोगों को। जो मैंने व्रत कस्तूरी भैरव रस बताया, ये फेफड़े की कमजोरी में बहुत फ़ायदा करता है। यदि इसमें बुखार हो जाता है तो हमारी एक आयुर्वेदिक औषधि बहुत बढ़िया है, स्वर्ण बसंत मालती। थोड़ी गोल्ड की प्रिपरेशन है, महंगी तो है थोड़ी सी, बहुत महंगी नहीं है, आधुनिक चिकित्सा के हिसाब से महंगी नहीं है। आप समझिए कि ये गोली 25-30 रुपये की आती है, मान लीजिए 2 गोली 60 रुपये की हो गई, और हफ्ते 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है। एलोपैथी में तो बहुत सारी एंटीबायोटिक ही ऐसे हैं जो क्या कहते हैं 5-5 हज़ार रुपये के इंजेक्शन आते हैं। तो अगर शुरू में चिकित्सा ठीक कर ली जाए तो बहुत लाभ मिलता है। और डॉक्टर साहब, खासतौर पर कोविड जिन लोगों को हुआ था, तो अब बाद में उन लोगों के लिए निमोनिया क्या एक कॉमन बीमारी हो सकती है? क्या उनको जल्दी से पकड़ सकता है? उनको निमोनिया नहीं होगा। इसके लिए सबसे बढ़िया है शरीर की इम्यूनिटी ठीक रखना, और शरीर की इम्यूनिटी के लिए गिलोय सबसे फ़ायदा करती है। बहुत आसानी से घर घर में गिलोय की बेल लगी होती है, उसकी जड़ समझे जो शाखाएं काट काट कर उसको उबाल के, और नहीं तो मार्केट में बहुत गिलोय का रस मिलता है, गिलोय का रस मिलता है, गिलोय की गोली मिलती हैं और गिलोय के पाउडर का कैप्सूल मिलता है। और नहीं तो बहुत सारे आप देखेंगे कि मार्केट में, बाज़ारों में, पार्क में, घरों में गिलोय की बेल लगी होती है जो पेड़ पर चढ़ती है। तो उसको अपने आगे से काट के, थोड़ा काट के रात में पानी में भिगो दीजिए और बॉईल करके उसका पानी, कड़वी होती है गिलोय, लेकिन गिलोय का नाम भी रखा है अमृता, जो अमृत के समान होती है। तो बॉडी की इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए गिलोय और एक अश्वगंधा बहुत फ़ायदा करता है। अश्वगंधा का पाउडर आता है, समझे, आसानी से मिल जाता है। अश्वगंधा की जड़ का पाउडर बनाते हैं सुहागर, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, सब लोग बनाते हैं इसे। डॉक्टर साहब, बड़े लोग तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ जाती है कि वो कई चीज़ नहीं खाते, तो उनका ख्याल कैसे रखें? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बच्चों में ना तो गोली खाई जाएगी, ना पाउडर खाया जाएगा, ना पीने की दवा पी जाएगी। बच्चों के लिए मैंने 2-3 चीज़ें बताई। श्रृंग भस्म, एक अभ्रक भस्म। अभ्रक भस्म 3 तरीके की आती है, एक साधारण जिसका कोई उपयोग नहीं है, एक 100 पुटी होती है, शतपुटी जिसे कहते हैं, 100 बार अग्नि का संस्कार किया जाता है तब भस्म बनती है। और तीसरा सहस्रपुटी होती है, 1000। तो उसमें जो शतपुटी नहीं, सहस्रपुटी बहुत काम करती है। अभ्रक भस्म, श्रृंग भस्म, और आप समझिए कि बुखार होता है तो स्वर्ण बसंत मालती। और एक बच्चों में एक और आता है, बच्चों में बहुत फ़ायदा करता है, बच्चों की सारी बीमारी में, उसका नाम ही है कुमार कल्याण रस, जो कुमार के लिए कल्याण करती हो, कुमार कल्याण रस। ये सब गोल्ड प्रिपरेशंस हैं, गोल्ड की, मोती की भस्म है। तो ये इसमें, और व्रत कस्तूरी भैरव रस, इन सब की छोटे बच्चों में 25-25 मिलीग्राम की डोज है, एक गोली 100 मिलीग्राम की होती है। तो एक सबकी एक गोली पीस के बना लें उस हिसाब से, और उतनी पुड़िया बना लें, और पुड़िया बच्चा शहद में आराम से चाट लेता है, शहद मिला के चटा दीजिए बस। बच्चों को और कुछ नहीं देते। और कपड़ा बहुत ऊनी बहुत ज़रूरी है, बच्चे कपड़े नहीं पहनते हैं, तो ये ज़रूरी है कि या तो इंडोर में रखें बच्चों को इस मौसम में, और ये पूरा कपड़ा समझे डबल स्वेटर पहना के रखें, सीधी सी बात। डॉक्टर साहब, मौसम की आपने बात करी और आपने कहा कि सर्दियों में ज़्यादा होता है, तो क्या गर्मी और बरसातों में भी मामले देखने को मिलते हैं, या दूसरे मौसम में कहीं ना कहीं निमोनिया नहीं होता? निमोनिया के मामले सर्दियों में ज़्यादा मिलते हैं, दिसंबर जनवरी में। यानी कि बचाव सर्दी आने से पहले ही कहीं ना कहीं शुरू कर देना चाहिए। हाँ, पहले ही कर देना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को निमोनिया नहीं है, उनको किस तरह से अपने फेफड़ों का ख्याल रखना चाहिए? आम लोगों को, जिससे कभी ये तकलीफ हो ही ना, तो फेफड़ों के ख्याल रखने के लिए क्या किया जा सकता है? फेफड़ों के हिसाब से जो हमारा योग का सब्जेक्ट है, उसमें प्राणायाम बहुत फ़ायदा करता है। यूट्यूब पे कोई भी देख सकता है, आता है। 2 तरह के प्राणायाम, तो कई तरह के होते हैं, लेकिन 2 प्राणायाम मुख्य हैं, अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस लेना, दूसरी से निकालना। और
कपालभाति, पेट को अंदर करके जो हवा निकालते हैं, तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम और लंबे लंबे सांस लेना बहुत फ़ायदा करता है। फेफड़े के लिए एक ही एक्सरसाइज है लंबा सांस लेना, गहरा और लंबा। तो चाहे वो प्राणायाम के रूप में लें, चाहे वो सामान्यतः और तरीके से। डॉक्टर साहब, फेफड़ों की ये बीमारी निमोनिया, बहुत तेज़ी से इसके मामले बढ़ रहे हैं। इसमें लापरवाही, कहीं ना कहीं इस बीमारी में लापरवाही कितनी घातक साबित हो सकती है? डेथ हो जाती है, जीवन ही समाप्त हो जाएगा, जीवन की यात्रा ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आपके फेफड़े, ब्लड की सप्लाई के लिए हार्ट और पूरी बॉडी का फंक्शन नियंत्रित करने के लिए ब्रेन, तो इन सब, और ऑक्सीजन सबके लिए ज़रूरी होती है। हार्ट को भी ज़रूरी है, ब्रेन को भी ज़रूरी है, पूरी बॉडी को भी ज़रूरी है। यदि किन्हीं कारणों से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप देखते हैं ना, लोग पानी में डूब जाते हैं, गिर जाते हैं, पानी अंदर चला जाए, ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है, डेथ हो जाती है। ऐसे ही निमोनिया जो मशीन हो गई, लंग्स मशीन हो गई, जो ऑक्सीजन की प्रिपेयरिंग फैकल्टी हो गई एक तरह से, जहाँ फैक्ट्री हो गई, जहाँ फैक्ट्री में बनती है, तो या तो फैक्ट्री काम ना करे या बाहर से सप्लाई नहीं हो, तो इसमें सिस्टम ही पूरा जीरो हो जाता है। तो इसलिए जरा सा भी परेशानी कुछ हो तो तुरंत ध्यान देना चाहिए और कुछ अच्छे चिकित्सक से सलाह मशवरा करना चाहिए। नहीं हो तो फिर जब ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर हॉस्पिटल जाने में देर नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या निमोनिया की ये बीमारी आनुवंशिक भी होती है? नहीं जी, इसका हेरिडिटी से कोई मतलब नहीं है। इसका सीधा इन्फेक्शन से मतलब है, सीधी बात है, चाहे वातावरण का इन्फेक्शन हो, चाहे बॉडी का इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब, खान पान की यहाँ पर बात करते हैं। निमोनिया होने पर कौन कौन सी ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो हमें शामिल करनी चाहिए? चाहे वो गर्म खाना जैसे आपने बताया था, या कोई फल ऐसा जो हमारे लंग्स को मजबूत करे? लिक्विड, एक तो फलों के अंदर कभी भी बाहर के जूसेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनमें एडल्ट्रेशन बहुत होता है। जूस, बल्कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है हॉट ड्रिंक्स, दूध, चाय, कॉफ़ी। अगर फलों का रस देना हो तो बर्तन को थोड़ा गर्म कर लीजिए और फल का रस निकाल कर उसमें डाल दीजिए। रस को गर्म नहीं करना है, बर्तन को गर्म करके रख लीजिए और रस उसमें डाल दीजिए, तो लिक्विड इसमें बहुत फ़ायदा करता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें और बड़े लोगों में भी निमोनिया होता है, तो क्या अलग अलग प्रकार का होता है सिम्टम्स? जैसे कई प्रकार के निमोनिया भी बात करी थी आपसे, तो आपने कहा कई प्रकार के भी होते हैं, तो बच्चों और बड़ों में क्या ये डिफरेंट होता है किसी तरह का? निमोनिया एक ही तरीके का होता है, चाहे वो बैक्टीरिया का हो चाहे वायरस का हो, और उसमें लक्षण भी एक से ही होते हैं। बच्चों में ज़रा इसलिए थोड़ा देर से पता लगता है कि बच्चे बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। अगर उसे चेस्ट पेन है तो नहीं बताएगा वो, पर रोएगा, चिड़चिड़ाएगा। लेकिन जांच करने पर दोनों में एक सी ही जांच आएगी और एक से ही कंप्लेंट्स होंगी। बिल्कुल, एक सी बीमारी है, बीमारी एक है तो दोनों तरफ सब एक से ही होगा। जी। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे चलते चलते कि हमें निमोनिया ना हो, हमारे फेफड़े जो हैं वो मजबूत रहें, लंग्स मजबूत रहें, जीवन शैली हमारी कैसी होनी चाहिए ताकि हम इस गंभीर बीमारी से कहीं ना कहीं दूर रह सकें? जीवन शैली का है, जैसे आजकल दिसंबर जनवरी में बहुत ठंडा है, रात को बहुत ठंडा होता है और लोग टू व्हीलर से निकल जाते हैं, तो या तो टू व्हीलर से ना निकलें और निकलें तो अपना पूरा सर्दी से बचाव करने का, सिर पर कैप, मफलर, हाथों में ग्लव्स और चेस्ट में अच्छी तरह डबल ट्रिपल लेयर्स के कपड़े पहनना। और ठंडी चीज़ बिल्कुल भी ना खाएं। रात्रि का खाना भी जल्दी खा लें तो अच्छा है। जैन समाज के अंदर सूरज छिपने से पहले खाना खाने का विधान है। आज भी बहुत सारे जो प्योर जैनी लोग होते हैं दिन छिपने के बाद खाना नहीं खाते। यदि किसी वजह से नहीं खा पाते हैं तो उस दिन खाना गोल कर देते हैं। तो कोशिश करें खाना जल्दी खा लें, मतलब 6, 7, 8 बजे तक। ये नहीं रात में 11 बजे खाना खाया, देर से खाया, फिर ठंड लग गई रात में, समझे कहीं से आए, या रात में आ भी रहे हैं तो गाड़ी अंदर तो है नहीं, गाड़ी तक भी आएंगे तब भी ठंड लगती है, टू व्हीलर से तो बहुत ठंड लगती है। तो सर्दी से बचाव बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कई बार ये भी कहते हैं कि दूध भी कफ पैदा करता है, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान, तो उसके बारे में आप क्या वो कहेंगे? एक गलत है जी। दूध पीने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हल्दी का दूध पीजिए, ना कफ बनाएगा ना कुछ करेगा। हल्दी का और अदरक का, हल्दी, अदरक और तुलसी, ये सब डाल दीजिए एक साथ,
अच्छी तरह उबालिए और ठंड पी लीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और निमोनिया के संबंध में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये भाग बेहद पसंद आया होगा। अगली बार एक और किसी बीमारी और उसके लक्षण और उसके समाधान से भी आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।